तो टीचिंग गुरु में आपका फिर से स्वागत है। तो आइए दोस्तों, एनवायरनमेंट जो कि केवीएस पीआरटी और सीटेट के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो ईवीएस की क्लास स्टार्ट होने जा रही है, ये दूसरी क्लास है। तो आइए पढ़ते हैं एनवायरनमेंट के बारे में। पर्यावरण ईवीएस के जो क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो वो तो एनसीईआरटी से पूछेगा ही, बट कुछ और चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो आइए पढ़ते हैं। पहले पर्यावरण पर एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है। पृथ्वी तथा उस पर स्थित वनस्पति एवं जीव जंतु एवं वायुमंडल को सम्मिलित रूप से पर्यावरण कहा जाता है। एजी टांसले ने पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना की, जिसके अनुसार इन सभी का अनन्यासित संबंध है। किसी वृक्ष को काटने पर न सिर्फ पक्षियों और कीड़ों का आश्रम स्थल नष्ट हो जाता है, अपितु ऑक्सीजन का स्रोत तथा कार्बन सिंक भी नष्ट होता है। वृक्ष कार्बन सिंक के रूप में CO2 का अवशोषण करते हैं। एक शोध के अनुसार जिन जंगलों में बाघ नहीं होते, वहाँ हिरणों की मृत्यु दर बढ़ जाती है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, पर्यावरण के लिए कार्य करने वाली शीर्षस्थ संस्था है। 1972 में इसकी स्थापना की गई। यह ऐसी अकेली प्रमुख संस्था है जिसका मुख्यालय भूमध्य रेखा के दक्षिण में है, नैरोबी में, केन्या। तो यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी, केन्या। 1970 में इसकी स्थापना हुई। बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। एक ब्रिटिश संस्था के अनुसार संसार में 87 लाख प्रकार के जीव हैं। सर्वाधिक जीव जलचर हैं। जीवों में कीड़ों की संख्या सर्वाधिक है। 1948 में जेनेवा में आईयूसीएन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की स्थापना की गई। इसके 160 सदस्य देश हैं। 1966 से ही आईयूसीएन रेड डाटा बुक का प्रकाशन कर रही है। तो रेड डाटा बुक का प्रकाशन कौन करता है? आईयूसीएन। इसमें संकटपन्न प्रजातियों को शामिल किया जाता है। 1962 में जेनेवा, स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड वाइड फंड की स्थापना की गई, जो जैव संरक्षण के लिए प्रयासरत हैं। इसकी प्रतीक चिन्ह जियांट पांडा है। 1980 में पीपुल फॉर इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय वर्जीनिया, यूएसए में है। इसके कुल इसके कुल 7 करोड़ सदस्य हैं। पेटा शाकाहार को प्रोत्साहित करती है तथा ऐसे उत्पादों का बहिष्कार करता है जो जानवरों को मारकर प्राप्त किए गए हैं। आईयूसीएन की रेड लिस्ट आईयूसीएन की रेड लिस्ट में कुल 64,000 प्रजातियों को समाहित किया गया है। इनमें 70,000 प्रजातियां खतरे में हैं। 4,000 प्रजातियां अत्यधिक खतरे में हैं। प्रतिवर्ष 40,000 प्रजातियां नष्ट हो जा रही हैं। इन प्रजातियों को 9 श्रेणियों में वर्गीकृत रेड रेड डाटा बुक में इन प्रजातियों को 9 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जिनमें कुछ प्रमुख हैं। इंडेंजर्ड स्पेसीज, वह प्रजाति जिनकी संख्या वर्तमान में कम है परंतु भविष्य में लुप्त हो सकती हैं, उन्हें इंडेंजर्ड स्पेसीज कहते हैं। वल्नरेबल स्पेसीज, वह प्रजाति जिनकी संख्या वर्तमान में तो कम नहीं है परंतु भविष्य में यह कम हो सकती है। रेयर स्पेसीज, वह प्रजाति जो कुछ ही क्षेत्रों में पाई जाती हैं तथा भविष्य में यह लुप्त हो सकती हैं। थ्रेटेंड स्पेसीज, उपरोक्त तीनों में से किसी भी श्रेणी में शामिल प्रजाति को इस श्रेणी में रखा जाता है। एक्सटिंक्ट स्पेसीज, विलुप्त प्रजाति, वह प्रजाति जो विगत 40 वर्षों से अपने मूल निवास में नहीं पाई जाती, इसे विलुप्त कहा जाता है, जैसे मॉरिशस का डोडो पक्षी तथा चीता। रेड लिस्ट में शामिल कुछ प्रमुख जीव: घड़ियाल, गो, भारतीय अजगर, अंडा खाने वाले सांप, समुद्री हरा कछुआ, सियार, कछुआ, दलदली कछुआ, हंस, बत्तख, सारस, हॉर्नबिल, निकोबार कबूतर, गिब्बन, नीलगिरी लंगूर, सींग पूंछ बंदर, गीदड़, लोमड़ी, जंगली कुत्ता, हिमालयी भालू, लाल पांडा, बाघा, बाघ, शेर, तेंदुआ, एक सींग वाला गैंडा, तीन सींग वाला गैंडा, जंगली गधा, दलदली हिरन, कस्तूरी मृग, चीतल, भेड़िया, नीलगाय, पर्वतीय बटेर, गिद्ध, सोन चिड़ैया। हॉटस्पॉट जैव विविधता की दृष्टि से कुछ स्थलों को अत्यंत समृद्ध बनाया जाता है, जिन्हें हॉटस्पॉट कहा जाता है। ऐसे कुछ 25 स्थलों को चिन्हित किया गया है: मध्य अमेरिका, कैलिफोर्निया, कोलंबिया, पश्चिमी इक्वाडोर, पश्चिमी अमेजोनिया, ब्राज़ील का अटलांटिक तट, मध्य चिली, आइवरी कोस्ट, तंजानिया, पूर्वी मेडागास्कर, केप वर्डे, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, पश्चिमी श्रीलंका। जैव विविधता संरक्षण के लिए किए गए कुछ उपाय: 1973 में यूनेस्को ने मैन एंड बायोस्फीयर प्रोजेक्ट प्रारंभ किया, जिसके तहत विश्व में 669 बीएसआर चिन्हित किए गए। इनमें 10 बीएसआर भारत के भी हैं। भारत में कुल 18 बीएसए हैं।
नेशनल पार्क और अभ्यारण्य थी फ्लोरा और फौना की रक्षा के लिए स्थापित किए गए हैं। 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भारत में लागू किया गया। भारत में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू किया? 1972 में। कार्टाजेना प्रोटोकॉल 1999 में जैव विविधता के संरक्षण के लिए यह प्रोटोकॉल अस्तित्व में आया। वर्ष 2000 में मॉन्ट्रियल में 135 देशों ने इसका अनुमोदन कर दिया। आर्द्रभूमि वेटलैंड वह भूमि जहाँ जल सतह के निकट अथवा जो जल में डूबी हुई हैं उसे आर्द्रभूमि कहा जाता है। नदी, झील, तालाब, लैगून तथा सिंचित क्षेत्र इसी श्रेणी में आते हैं। रामसर कन्वेंशन 1971 ईरान के रामसर में यह कन्वेंशन अस्तित्व में आया। 158 देशों के 1758 स्थलों को आर्द्रभूमि के रूप में चिन्हित किया गया। इसमें 26 वेटलैंड भारत के हैं। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड रामसर कन्वेंशन के तहत उन वेटलैंड को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रखा जाता है जिनका अस्तित्व खतरे में है तथा जिन्हें विशेष देखरेख की आवश्यकता है। रामसर कन्वेंशन में शामिल भारत के वेटलैंड हैं स्थिर कड़िका उड़ीसा में है, चिल्का उड़ीसा में, हरी के बैराज पंजाब में, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, कैंगटक झील मणिपुर, सांभर झील राजस्थान, वेम्बनाड केरल, वुलर झील जम्मू एंड कश्मीर, ऊपरी गंगा नदी भोजसर मध्य प्रदेश, केवलादेव घाना सेंचुरी। भारत के पारिस्थितिक तंत्र भारत में 7 पारिस्थितिकी तंत्र हैं। हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र, जलोढ़ मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र, उष्ण मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, समुद्र तटीय प्राकृतिक तंत्र, पठारी पारिस्थितिकी तंत्र, उत्तर पूर्वी पारिस्थितिकी तंत्र, मैदान पठार सीमांत पारिस्थितिकी तंत्र। बूंगे की चट्टानें या प्रवाल भित्ति यह उष्ण या उथले समुद्र में पाई जाती हैं। ये सिलेंट्रेटा नामक जीव के आवरण हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित हैं। यह अत्यंत मजबूत चट्टानें हैं जो समुद्री जीव का आश्रय स्थल हैं। प्रवाल भित्तियाँ समुद्र के कुल क्षेत्रफल के 1% भाग पर हैं, परंतु कुल समुद्री जीवों का 25% यहीं शरण पाता है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल भित्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है। भारत में प्रवाल भित्ति के संरक्षण के लिए 4 क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है, जैसे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। मैंग्रोव वनस्पति खारे पानी में उगने वाले वनस्पति को मैंग्रोव वनस्पति कहा जाता है। कच्छ के रण में इनकी अधिकता के कारण कच्छ वनस्पति भी कहते हैं। सुंदरी, नारियल, केवड़ा, कुपीज इसी प्रकार की वनस्पति हैं। यह वनस्पति न सिर्फ मजबूत इमारती लकड़ी प्रदान करती हैं अपितु सुनामी से भी हमारी रक्षा करती हैं। आधुनिकीकरण की होड़ में कच्छ वनस्पति को हानि पहुंचाई जाती है। 1987 में भारत सरकार ने कच्छ वनस्पति संरक्षण एवं प्रबंधन की योजना प्रारंभ की। इसके तहत कुल 38 कच्छ वनस्पतियों को चिन्हित किया गया, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। उत्तरी अंडमान और निकोबार सुंदरवन सबसे बड़ी, भीतरकनिका उड़ीसा में है, तोरिंगा आंध्र प्रदेश में है, इच्छावरम पॉइंट कोलिम्बो तमिलनाडु में है, कच्छ की खाड़ी कुंडापुर कर्नाटक में, रत्नागिरी महाराष्ट्र, बम्बनाड केरल में। पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में झारखाली विश्व का पहला मैंग्रोव जू स्थापित किया गया। झारखाली। नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन। पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। 1861 से अब तक पृथ्वी का औसत तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। यह तापमान अनियमित तरीके से बढ़ा है। कुछ स्थलों का तापमान अधिक बढ़ा है तो कुछ स्थलों के तापमान में पर्याप्त गिरावट आई है। ग्लोबल वार्मिंग का कारण आधुनिक जीवन शैली है। 1780 से ही औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई। हस्त निर्मित उत्पादों का स्थान मशीन निर्मित उत्पादों ने ले लिया। जनसंख्या में 7 गुना वृद्धि हुई, जिससे प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन प्रारंभ हुआ। ग्लोबल वार्मिंग के लिए यही उत्तरदायी कारण है। दरअसल पृथ्वी के चारों ओर 1200 किलोमीटर की ऊंचाई तक गैसों का एक आवरण है। ये गैसें सूर्यताप को एक भाग को रोक लेती हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान निरंतर बढ़ता जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग में 60% तथा मीथेन 25% उत्तरदायी है। 1970 के दशक में सर्वप्रथम वालेस स्मिथ ब्रोएकर ने ग्लोबल वार्मिंग शब्द का प्रयोग किया। ग्लोबल वार्मिंग के लिए 5 गैसें उत्तरदायी हैं, जिन्हें ग्रीन हाउस गैसेज भी कहा जाता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन। जल वाष्प भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। जैविक ईंधनों, लकड़ी, कोयला आदि के दहन से CO2 उत्पन्न होती है। मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं। यह धान के खेतों में, कोयले की खदानों में और दलदली इलाकों में पाई जाती हैं। नाइट्रोजन उर्वरकों के प्रयोग तथा बिजली चमकने से नाइट्रस ऑक्साइड उत्पन्न होती है। रेफ्रिजरेशन और क्लोरीनेशन में क्लोरीन का प्रयोग होता है।
स्प्रे और फोम बनाने में फ्लोरीन का प्रयोग होता है। जैविक ईंधनों के दहन से कार्बन मुक्त होता है। ये तीनों मिलकर क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक यौगिक बना लेते हैं। क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हरित गैस, ग्रीन हाउस इफेक्ट। हरित गैस प्रभाव एक प्रयोग पर आधारित है जिसमें एक उष्णकटिबंधीय पौधा शीशे के जार में शीतकटिबंधीय क्षेत्र में उगाया जाता है। शीशे का जार सूर्य की ऊष्मा का एक भाग भीतर ही रोक लेता है, जिससे जार के भीतर का तापमान उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बराबर ही हो जाता है। पृथ्वी गैसों के आवरण के कारण शीशे के जार जैसा ही व्यवहार करती है। जैसे जैसे गैसों का आवरण घना हो रहा है, पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव। ग्लोबल वार्मिंग से पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ रहा है, जिससे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। यह विश्व की अनेक बड़ी नदियों के जल स्रोत हैं। विश्व का 70% जल दोनों ध्रुवों के पास है। ध्रुवों के पिघलने से यह शुद्ध जल समुद्र में मिल जाएगा। दोनों ध्रुवों के पिघलने से उनके तटीय एवं निचले क्षेत्रों में डूबने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। इस दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील 27 देश हैं। बांग्लादेश, थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया हो गया, मिस्र, इजिप्ट, चीन, भारत। कार्बन टैक्स। कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए यह टैक्स आरोपित किया जाता है। सर्वप्रथम 1990 में फिनलैंड ने कार्बन टैक्स लगाया। ऑस्ट्रेलिया ने अपने 300 उद्योगों पर कार्बन टैक्स लगाया। कार्बन फुटप्रिंट। प्रति इकाई कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कार्बन फुटप्रिंट कहा जाता है। प्रति इकाई कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कार्बन फुटप्रिंट कहा जाता है। कार्बन सिंक। वनस्पतियों को प्राकृतिक रूप से कार्बन सिंक कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण हेतु यह CO2 का अवशोषण करती हैं तथा जीव जंतुओं के लिए ऑक्सीजन मुक्त करती हैं। क्योटो प्रोटोकॉल। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या विचार करने के लिए क्योटो, जापान में दिसंबर 1997 में 150 देशों का सम्मेलन हुआ। कब हुआ? दिसंबर 1997 में। इसमें 2010 तक 1990 के कार्बन उत्सर्जन स्तर से 5% तक कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। विकासशील देशों को कार्बन कटौती में छूट दी गई। इस समझौते पर 141 देशों ने हस्ताक्षर किए। 53 देशों के अनुमोदन के साथ ही 16 फरवरी 2005 से क्योटो प्रोटोकॉल लागू कर दिया गया। यूएसए और ऑस्ट्रेलिया की संसद ने इसका अनुमोदन करने से इनकार कर दिया। एनेक्स 1 नाम से पहचान रखने वाले 40 विकसित देश भी इन प्रावधानों से संतुष्ट नहीं हैं। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत 6 गैसों को ग्रीन हाउस गैसों का दर्जा दिया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, हाइड्रोक्लोरोकार्बन हो गया, हाइड्रोफ्लोरोक्लोरोकार्बन हो गया, सल्फर हेक्साक्लोराइड हो गया। यूरो मानक। यूरो मानक के तहत वाहनों से उत्सर्जित होने वाले निम्न पदार्थों को नियंत्रित करने के लिए लागू किए हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड तथा सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स SPM। इसी उद्देश्य से यूरो 1, 2, 3 और 4 मानक लागू किए गए हैं। 1 अप्रैल 2010 से भारत के 11 शहरों में यूरो 4 नामक लागू कर दिए गए हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, सूरत, कानपुर, आगरा। ग्रीन GDP तथा ग्रीन अकाउंटिंग। पर्यावरण क्षति को ध्यान में रखते हुए GDP का आकलन करना ग्रीन GDP कहलाता है। इस प्रकार के अकाउंट तैयार करना ग्रीन अकाउंटिंग कहलाता है। पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, इसे स्कॉप्स 21 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कुल 195 देशों ने भाग लिया तथा ग्लोबल वार्मिंग में 2 डिग्री सेल्सियस की कमी लाने का निर्णय लिया। इसके लिए विभिन्न देशों द्वारा 2030 तक 30% तक CO2 उत्सर्जन में कमी करने की घोषणा की गई। कार्बन उत्सर्जन के आधार पर विभिन्न देशों की स्थिति। कार्बन पहला सबसे ज़्यादा चीन से, फिर USA से, फिर यूरोपियन यूनियन से, भारत, फिर रूस, फिर जापान। ओजोन परत छिद्र। ओजोन समताप मंडल के ऊपर पाई जाने वाली एक गैस है। 32 से 80 किलोमीटर निचली सतह पर यह प्रदूषक है, परंतु ऊपरी सतह पर यह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को 57 से 99% तक अवशोषित कर लेती है। अल्ट्रावायलेट किरणें त्वचा कैंसर, अल्सर और नेत्र विकार उत्पन्न करती हैं। 1957 में एक ब्रिटिश दल द्वारा ओजोन परत की खोज की गई। इसकी माप डॉप्सन यूनिट में की जाती है। ब्रिटिश वैज्ञानिक जोसेफ फरमन ने बताया कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में भारत के बराबर एक विशाल छिद्र हो चुका है। ओजोन को सर्वाधिक क्षति CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हैलोन से होती है। ओजोन को क्षति पहुंचाने वाले कुछ अन्य यौगिक हैं: नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, मिथाइल ब्रोमाइड, क्लोरोफॉर्म, कार्बन कार्बन टेट्राक्लोराइड। हैलोन अग्निशामक यंत्रों में प्रयोग किया जाता है। ओजोन परत में अंटार्कटिका के ऊपर छिद्र होने का प्रमुख कारण है हैलोन। अंटार्कटिका का न्यूनतम तापमान रासायनिक क्रियाओं के अनुकूल है। अन्य महाद्वीपों से अंटार्कटिका की ओर प्रदूषित हवाओं का प्रवाह होता है। अंटार्कटिका के निकटवर्ती महाद्वीपों में अधिक जनसंख्या निवास करती है। 1987 में
कनाडा के मॉन्ट्रियल में ओजोन परत के संरक्षण के लिए एक प्रोटोकॉल जारी किया गया। इसके तहत हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HCFC तथा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC को ओजोन निमित्तवत बनाते हुए इसके प्रयोग की अनुशंसा की गई। नेक्स्ट टॉपिक है पॉल्यूशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रदूषण जल, थल एवं वायु तीनों स्तरों पर पाया जाता है। नागपुर स्थित नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट निम्नलिखित पदार्थों के उत्सर्जन की जानकारी एकत्र करता है। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। SPM सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर की सर्वाधिक मात्रा कोलकाता और दिल्ली में पाई जाती है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड की सर्वाधिक मात्रा अहमदाबाद और कानपुर में पाई जाती है। ऐसे शहर जहां कपड़ों के कारखाने हैं वहां रुई के तंत्र पाए जाते हैं। जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन। मृद जल या सॉफ्ट वाटर वह है जिसे मनुष्य पेयजल के रूप में प्रयोग कर सकता है। सामान्यतः जल में कुछ तत्व मिले रहते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, मैंगनीज और आयरन। मिनरल वाटर में इन तत्वों की समुचित मात्रा होती है। कुछ तत्व जल में बाहर से आकार में मिल जाते हैं। इनकी थोड़ी ही मात्रा जल को प्रदूषित और हानिकारक बना देती है। सीसा, आर्सेनिक, क्रोमियम सल्फेट, कैडमियम। धातु हानिकारक प्रभाव, कोबाल्ट से लकवा हो जाता है, BP लो हो जाता है। जिंक से वमन होता है। क्रोमियम से कैंसर और अल्सर होता है। पारा, मरकरी से सिर दर्द और डायरिया होता है। सीसा से एनीमिया, वमन, मस्तिष्क का आघात होता है। कॉपर से हाइपरटेंशन, कोमा होता है। कैडमियम से डायरिया होता है। BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यह जल प्रदूषण की माप के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रदूषण के कारण जल में ऑक्सीजन का अनुपात निरंतर कम हो रहा है। ऑक्सीजन की कमी से जलीय जंतु समाप्त हो रहे हैं। BOD जल में ऑक्सीजन की कमी को प्रकट करता है। BOD का स्तर जितना ऊंचा होगा जल उतना ही प्रदूषित होगा। COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जल में प्रदूषण को समाप्त करने के लिए ऑक्सीजन की जितनी मात्रा की आवश्यकता होती है उसे केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। हेजेन, हेजेन द्वारा नदी जल का रंग व्यक्त किया जाता है। हेजेन का ऊंचा स्तर रंग के प्रदूषण की सूचना देता है। भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी दामोदर है। गंगा, यमुना, गोमती और दामोदर नदी के लिए एक्शन प्लान संचालित किए जा चुके हैं। 19 नदियों के प्रदूषण को समाप्त करने के लिए रिवर बेसिन अथॉरिटी का गठन किया गया। केंद्र सरकार ने जल संसाधन, गंगा संरक्षण मंत्रालय तथा नदी विकास का गठन किया है। गंगा एक्शन प्लान, 1985 में गंगा एक्शन प्लान प्रारंभ किया गया, जिसके तहत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तथा विद्युत शवदाह गृह का स्थापना की गई। यह परियोजना 15 वर्ष तक चली, परंतु नदी में प्रदूषण यथावत रहा। गंगा एक्शन प्लान का दूसरा चरण 11वीं पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ की गई। योजना प्रारंभ हुआ। वर्ल्ड बैंक और जापान इसमें सहयोग कर रहे हैं। जापान की संस्था जाइका, जापान इंडिया कोऑपरेशन एजेंसी, इस कार्य के लिए उत्तरदायी है। सुइस को राष्ट्रीय जलीय जंतु घोषित किया गया है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों में पाई जाती है। 2009 में गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी का गठन किया गया। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हैं। उत्तराखंड, यूपी, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री तथा कुछ केंद्रीय मंत्री इसके सदस्य बनाए गए हैं। इसमें कुछ NGO के प्रमुख भी शामिल किए गए हैं। कानपुर में गंगा जल क्रोमियम से प्रदूषित हो रहा है। कानपुर और कोलकाता में जल प्रदूषण आर्सेनिक द्वारा हो रहा है। वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन, वायुमंडल में विभिन्न गैसों का एक निश्चित अनुपात है। नाइट्रोजन 78.03%, ऑक्सीजन 20.99%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और CO2 अपने अपने चक्र द्वारा निर्धारित मात्रा बनाए रखते हैं। नाइट्रोजन चक्र, वायुमंडल की नाइट्रोजन को दलहनी पौधों की जड़ों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया ग्रहण कर लेते हैं। ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन को अमोनिया या नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। पौधों द्वारा इसे ग्रहण करके प्रोटीन में परिवर्तित कर दिया जाता है। जीव जंतुओं द्वारा यह प्रोटीन प्राप्त कर लिया जाता है। जीव जंतुओं से उत्सर्जित पदार्थों में डेंट्रीफाइंग बैक्टीरिया पुनः इसे नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार की ऑक्सीजन और CO2 का चक्र जीवन जंतुओं एवं वायुमंडल के मध्य बना हुआ है, परंतु औद्योगिकरण की दौड़ में जैविक ईंधनों की बड़ी मात्रा में प्रयोग हो रहा है। लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम आदि के दहन से CO2 की मात्रा बढ़ रही है। वृक्षों के कटाव से यह चक्र असंतुलित हो रहा है, जिसका दुष्प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग के रूप में सामने आया। वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी गैसें हैं: कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, मीथेन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं परिवहन, ईंधन, उद्योग, जंगल में लगी आग। ब्राउन हजार्ड, अफगानिस्तान से म्यांमार के मध्य वायुमंडल में भूरे बादलों की एक परत पाई गई है, जिसका निर्माण जैविक एवं परंपरागत ईंधन का दहन हुआ। इस परत ने इस क्षेत्र में ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दिया है तथा वर्षा अनियमित हो गई है। अम्ल वर्षा, एसिड रेन, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन
डाइऑक्साइड वायुमंडल में की नमी से मिलकर क्रमशः सल्फ्यूरिक एसिड तथा नाइट्रिक एसिड का निर्माण करते हैं। वर्षा जल के साथ ये अम्ल भूमि पर आ जाते हैं, जिससे नेत्र एवं त्वचा के रोग उत्पन्न होते हैं। वनस्पतियों को भी क्षति पहुंचाती है। संगमरमर की इमारतें पीली पड़ जाती हैं, जिससे स्टोन कैंसर के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड भी स्टोन कैंसर का कारण बनती है। नॉर्वे एसिड रेन से सर्वाधिक प्रभावित देश है। ओस्लो में एसिड रेन स्टडी सेंटर गठित किया गया है। ओस्लो में भूमि प्रदूषण, सॉइल पोल्यूशन। हरित क्रांति में HYVS हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स का प्रयोग किया गया, जिससे अधिक रासायनिक खाद एवं सिंचाई की आवश्यकता होती है। रासायनिक खाद भूमि की उत्पादकता में वृद्धि तो करते हैं, परंतु एक निश्चित समय के बाद भूमि की उत्पादकता स्थिर हो जाती है। भारत की भूमि को NPK की आवश्यकता 4:2:1 में होती है, परंतु इसे 5.7:2.7:1 में प्रदान किया जाता है। नाइट्रोजन का अतिशय प्रयोग भूमि को बंजर बना रहा है। इस प्रकार कीटनाशकों के प्रयोग से अनेक प्रकार की विसंगतियां उत्पन्न हो रही हैं। कीटनाशकों ने गुबरैला और केंचुआ को भी समाप्त कर दिया है। केंचुआ और गुबरैला अपशिष्ट को खाद में परिवर्तित करते हैं। केंचुआ भूमि का पोल बनाए रखता है, जिनसे जल संभरण आसानी से हो जाता है। कीटनाशक के उपयोग से हानिकारक और लाभदायक दोनों प्रकार के कीड़ों की मृत्यु होती है। इन मरे हुए कीड़ों को खाकर पक्षियों को भी मृत्यु हो रही है। गिद्ध का मृत्यु का कारण डाइक्लोफेराक सोडियम है, जो दर्द निवारक के रूप में पशुओं को दिया जाता है। इन पक्षियों को मनुष्य भी खाते हैं। इस प्रकार संपूर्ण खाद्य श्रृंखला प्रभावित होती है। कीटनाशकों के प्रयोग से भूमि जहरीली हो जाती है, जिसका असर खाद्यान्न पर भी पड़ रहा है। हानिकारक कीटों को समाप्त करने के लिए जैविक कीटनाशकों का प्रयोग किया जा रहा है। अग्निहोत्र खेत में ऐसे कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। जैविक खेती या कार्बनिक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग, वह खेती जिसमें किसी भी रसायन का प्रयोग न किया जाए, जैविक खेती कहलाती है। सिक्किम भारत का पहला राज्य है जहाँ पूर्णतः जैविक खेती की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक ऐसे पौधे पाए जाते हैं जो न सिर्फ प्रदूषण को नियंत्रित करते हैं, अपितु ये बेहद खाद और कीटनाशक सिद्ध हो रहे हैं। नीम, मुनई, सुबाबिल जैसे पौधे खाद के रूप में प्रयोग हो रहे हैं। अनेक बैक्टीरिया भी जैविक खाद के रूप में प्रयोग हो रहे हैं, राइजोबियम, हिजोरा आदि। अनेक नगरों में औद्योगिक कचरों को रिवर्स बोरिंग द्वारा कचरे को भूमि के अंदर कर दिया जाता है, जिससे भूमि जहरीली हो रही है। कानपुर और कोलकाता में आर्सेनिक तथा कानपुर को क्रोमियम जहरीला कर रहा है। प्लास्टिक हज़ार्ड, भूमि के ऊपर पॉलीथीन की एक परत भूमि को ढक लेती है, जिससे भूमिगत जल का संभरण बाधित हो रहा है। यह प्लास्टिक हज़ार्ड है। पर्यावरण प्रदूषण रोकने के लिए किए गए वैश्विक प्रयास। 1972 में स्टॉकहोम पर्यावरण सम्मेलन हुआ, जिसमें स्टॉकहोम घोषणा पत्र जारी किया गया। यह सम्मेलन नैरोबी, केन्या में हुआ। 1992 में ब्राजील के रियो डी जनेरियो में सम्मेलन हुआ, जिसमें 182 देशों ने भाग लिया। एजेंडा 21 की घोषणा हुई, जिसके तहत धनी देशों को निर्धन देशों के लिए अपने GDP का 0.5% उपलब्ध कराना था। इस धन का प्रयोग विकासशील देशों द्वारा पर्यावरण मित्र तकनीकी के विकास में किया जाना है, परंतु इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया। 2002 में जोहान्सबर्ग में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया। 2012 में यह पुनः रियो डी जनेरियो में आयोजित किया गया, जिसे रियो +20 का नाम दिया गया। UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा इसकी घोषणा की गई। UNFCCC द्वारा प्रतिवर्ष CDP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के नाम से लगभग 200 देशों की बैठक का आयोजन किया जाता है। इसे COP के नाम से जाना जाता है। 1995 से प्रतिवर्ष इसका आयोजन किया जा रहा है। IPCC, इंट्रो गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। IPCC का फुल फॉर्म क्या है? इंट्रो गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। यह 1500 NGO का समूह है जो COP में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। IPCC जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करता है। दिवस तथा तिथि पूछ सकता है। वन्य जीव संरक्षण दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 14 से 15 मई। जैव विविधता दिवस 22 मई। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर। विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर। विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर। विश्व वन्य प्राणी सप्ताह अक्टूबर का पहला सप्ताह। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। पोषणी विकास या सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, संसाधनों को इस प्रकार दोहन करना कि वे भावी पीढ़ी के लिए भी सुरक्षित रहें। पोषणी विकास का ही एक उदाहरण है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। थैंक यू सो मच। पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करिए।